not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड वाले चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसमें से न्यूमेरिकल डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। हम बहुत ईजीएस्ट वे में आपको इसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्सेस डिमांड। देखो, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? एक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए अगर सप्लाई के कंपेयर में डिमांड ज़्यादा होती है तो वो सिचुएशन हमारी कहलाती है एक्सेस डिमांड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फिर से एक बार और देखें, अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कंपेयर में ज़्यादा है, जो भी हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग सप्लाई से अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो वो एक्सेस डिमांड कहलाती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर से देख सकते हैं, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है यानी C+I। ये आपकी जो बीच में जो लाइन जा रही है ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है यानी Y से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो आप इसे, और ये AD1 है। देखो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो सप्लाई है वो स्टैटिक है जबकि एग्रीगेट डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो जितना भी ये गैप है, मतलब F और E, ये जो गैप है ये आपका एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट करता है और इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड, मतलब क्या रीज़न है कि एक इकोनॉमी में डिमांड एक्सेस होता है, मतलब सप्लाई के कंपेयर में डिमांड क्यों बढ़ रहा है, ज़्यादा क्यों है। सबसे पहला रीज़न है रिडक्शन इन द टैक्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस कर देती है तो आप जानते हैं कि हम और आप अपने खर्चे बढ़ा देते हैं, यानी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी, यानी वेलफेयर के कामों पे, डेवलपमेंट के कामों पर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो उससे भी कहीं ना कहीं इकॉनमी बूस्ट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनके घर इनकम आएगी जिससे वो अपनी डिमांड बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अगर एक इकॉनमी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बेनिफिट मिलता है, सेम एज एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकॉनमी ग्रो करेगी, इनकम आएगी लोगों के पास और वो डिमांड को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है फॉल इन इम्पोर्ट। अगर इम्पोर्ट घटता है तो ध्यान रखिएगा, फॉरेन करेंसी आपकी फॉरेन में नहीं जाएगी बल्कि वो देश में ही कंटेन रहेगी और ये कहीं ना कहीं आपकी इकॉनमी को बूस्ट करेगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी और लोगों का भी फ़ायदा होगा, इससे भी डिमांड बढ़ती है। राइज इन एक्सपोर्ट, सेम एज अगर इकॉनमी में एक्सपोर्ट बढ़ता है यानी हमारे द्वारा विदेशों में चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी के लिए पॉजिटिव है और हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी तो उससे भी कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा रीज़न फॉर एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड के एक्सेस होने के क्या कारण है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। देखो, एक इकॉनमी में अगर डिमांड एक्सेस है तो क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें इफेक्ट ऑन आउटपुट, देखो सबसे पहले एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकॉनमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा, आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो पहले से ही एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। ठीक है, और नंबर 2 अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, देयर इज़ अ नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द इकॉनमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ध्यान रखिएगा इकॉनमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन द जनरल प्राइस लेवल। अगर मैं प्राइस लेवल की बात करूं तो ड्यू टू एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिमांड एक्सेस है तो प्राइस आपका क्या होगा, राइज होगा। ठीक है, बिकॉज डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग अनदर टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पे, डिफिसिट डिमांड। देखो, डिफिसिट डिमांड सेम एज अगर मैं बात करूँ एक्सेस डिमांड का ठीक अपोजिट। एक इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए सप्लाई के कंपेयर में अगर डिमांड कम होती है, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डिफिसिट डिमांड। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई के कंपेयर में डिमांड की कम होने की सिचुएशन को दिखाता है। अगर हम इसको फिगर से देखें, आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर इनकम या आउटपुट और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट डिमांड को दिखाया गया है। जो बीच में लाइन है एग्रीगेट सप्लाई है और ये आपका AD1 और ये आपका AD से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, हमारी जो इकॉनमी है वो E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे जो AD1 है, ये जो एग्रीगेट डिमांड है और ये जो गैप है, ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसी गैप को हम डिफिसिट डिमांड कहते हैं और इसी गैप को हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका डिफिसिट डिमांड है और ये आपका डिफ्लेशनरी गैप भी कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट ये जो सिचुएशन है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
सेम एज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रीज़न फॉर डिफिसिट डिमांड, एक इकोनॉमी में डिमांड के कम होने के क्या कारण हैं। सेम एक्सेस डिमांड का अपोजिट कर दीजिए आप, इंक्रीज़ इन टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है तो लोग पैसा खर्च करने से कतराते हैं, यानी डिमांड को कम कर देंगे। नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो गवर्नमेंट अगर अपने खर्चों को कम कर दे, डेवलपमेंट के कामों पर कम पैसा खर्च होता है, वेलफेयर पे भी कम पैसा खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव सिंबल है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोगों के घर इनकम नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं वो डिमांड कम कर देंगे। नेक्स्ट है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा एक इकोनॉमी में अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है तो इससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी पे। सेम एज लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों को जो नौकरियां हैं वो मिलना बहुत मुश्किल हो पाएगा, इनकम कम हो जाएगी, तो डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राइज इन इम्पोर्ट। ध्यान रखिएगा अगर आप इम्पोर्ट को बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश से जो फॉरेन करेंसी है वो विदेशों में जाएगी। ठीक है, और हमारे यहाँ पे मतलब फॉरेन डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं डिमांड को कम कर देगा। नेक्स्ट है फॉल इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट कम होता है तो सेम एज एक्सपोर्ट कम हो रहा है, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी आ कम रही है और जा ज़्यादा रही है, तो ये भी हमारे लिए इकोनॉमिकली अगर देखें तो काफ़ी नेगेटिव है। सेम एज इकोनॉमी में डिमांड के कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है। अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ डिफिसिट डिमांड, ध्यान रखिएगा इकोनॉमी में अगर डिमांड कम है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 इफेक्ट ऑन आउटपुट। सबसे पहले ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक। ध्यान रखिएगा क्योंकि डिमांड कम है, ठीक है, तो जो सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो स्टॉक है मतलब अनडिज़ायर स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा और इट विल बी फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर द लेस प्रोडक्शन, और इससे फर्म को मजबूरी में प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा सो दैट वाई प्लान आउटपुट। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोडक्शन को कम कर देंगे और ये सिचुएशन होगी क्योंकि अनडिज़ायर स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो ध्यान रखिएगा जो डेफिसिट डिमांड है कॉज द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ध्यान रखिएगा इससे इकोनॉमी में कहते हैं हम कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग नौकरियां तो चाहेंगे लेकिन नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन द जनरल प्राइस लेवल। ध्यान रखिएगा डिफिसिट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइस द फॉल ड्यू टू लैक ऑफ द डिमांड। प्राइस में क्या होगा, फॉल आएगा क्योंकि डिमांड कम है, ठीक है, और सप्लाई ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड। देखो अगर मैं एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड की बात करूँ तो सबसे पहला है एक्सेस डिमांड में, देखो इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर दैन द एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है, और यहाँ पे सेम अपोजिट कर दीजिए, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एडी इज लेस दैन द एग्रीगेट सप्लाई। नंबर 2 है इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप, इससे इन्फ्लेशनरी गैप जनरेट होता है, जबकि डिफिसिट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप जनरेट होता है। नेक्स्ट है नंबर 3 इट इंडिकेट्स ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो सिचुएशन है एक्सेस डिमांड, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखाता है, जबकि इट इंडिकेट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखाता है। नंबर 4 है इट लीड्स टू इन्फ्लेशन, इट रिजल्ट इन द राइज इन जनरल प्राइस लेवल। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन जनरेट होता है और क्योंकि जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है, और इससे क्या होता है, इट लीड्स टू डिफ्लेशन, इट रिजल्ट इन फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल। इससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन की स्थिति जनरेट होती है क्योंकि प्राइस लेवल फॉल होता है। इट डज नॉट अफेक्ट द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इससे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इट लीड्स टू फॉल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होता है, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दोनों में ही फॉल की सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखो वीडियो काफ़ी बड़ी है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है मेजर टू करेक्ट द डिफिसिट एंड एक्सेस डिमांड। ध्यान रखिएगा मतलब क्या ऐसी पॉलिसी बनाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू ताकि वो डिफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल पॉलिसी। देखो फिजिकल पॉलिसी दैट मीन इट रेफर्स टू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डिफिसिट डिमांड। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाती है ताकि वो एक्सेस डिमांड और डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन को ठीक कर सके। ठीक है, तो डिमांड इन द इकोनॉमी विद अ व्यू टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है इस पॉलिसी के थ्रू स्टेबिलिटी लेकर के आना। ठीक है, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, नंबर 1 है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नंबर 2 है टैक्सेस, नंबर 3 है पब्लिक बोरोविंग, और नंबर 4 है आपका बोरोविंग फ्रॉम आरबीआई। अगर हम बात करें यहाँ पे डिफिसिट डिमांड के केस में कैसे सॉल्व किया जाता है इस प्रॉब्लम को,
तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन चारों कंपोनेंट्स में देखो क्या करना होगा। अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी डिमांड कम है तो ध्यान रखिए गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। डिक्रीज इन टैक्सेस, गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम कर देगी। द गवर्नमेंट शुड प्लान टू कट इन द पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा कम बोरो करेगी ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर बनी रहे। द गवर्नमेंट शुड रेज द मोर फंड फ्रॉम द आरबीआई, गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से ज़्यादा से ज़्यादा फंड बोरो करेगी ताकि वो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उसको खर्च कर सके। और मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड, ठीक इसका अपोजिट कर दीजिए आप। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम करेगी। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि डिमांड ज़्यादा है इकोनॉमी में। द गवर्नमेंट शुड प्लान टू रेज द पब्लिक बोरोइंग, गवर्नमेंट पब्लिक से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो करेगी ताकि उनके पास परचेजिंग पावर कम हो सके। द गवर्नमेंट शुड कट फंड फ्रॉम द आरबीआई, गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा लेना कम कर देगी और इकोनॉमी में उसे बूस्ट करने के लिए खर्च कम करेगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली होती क्या है। इन दिस पॉलिसी आरबीआई यूज सम इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ध्यान रखिएगा इसमें आरबीआई कुछ ऐसे मेजर्स स्टेप उठाती है जिससे वो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को ठीक कर सके। ठीक है, तो कुछ अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो जैसा कि आपने बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ा भी होगा, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, CRR, SLR, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट ट्रांसनिंग एंड मोरल प्रेशर। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे। हम लोग बात करते हैं मेजर टू करेक्ट द डेफिसिट डिमांड। ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या करती है। सबसे पहला है बैंक रेट एंड रेपो रेट शुड बी लोअर। बैंक रेट और रेपो रेट को गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, लोअर यानी कट करती है, उसको कम करती है ताकि ध्यान रखिएगा मनी की सप्लाई बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी ऑफ परचेज टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट इंजेक्ट करती है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, सिक्योरिटीज़ को बाय करती है आरबीआई ताकि पब्लिक पे पैसा जाए, इकॉनमी में पैसा जाए और मनी का फ्लो बढ़े। CRR इज़ लोअर टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। ध्यान रखिएगा CRR को कम कर दिया जाता है, SLR को भी कम कर दिया जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी कम कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ सके। मोरल प्रेशर बिल्ड किया जाता है ताकि इकॉनमी में मनी के फ्लो को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हैं जो डेफिसिट डिमांड को ठीक करने के लिए किए जाते हैं। अगर मैं एक्सेस डिमांड की बात करूँ तो ठीक उसका अपोजिट, जैसे बैंक रेट एंड रेपो रेट शुड बी इंक्रीज, बढ़ा दिया जाता है ताकि मनी की सप्लाई को कम कर सकें क्योंकि ऑलरेडी डिमांड ज़्यादा है। सिक्योरिटीज़ आर सेल, यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स को सेल करना स्टार्ट करती है ताकि वो इकॉनमी से पैसे के फ्लो को कम कर सके। CRR इंक्रीज़ कर दिया जाता है, SLR को भी इंक्रीज़ कर दिया जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को हायर कर दिया जाता है ताकि लोगों को सिक्योरिटीज़ ज़्यादा देनी पड़े बिहाफ ऑफ देयर लोन। ठीक है, मोरल प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो एक इकॉनमी में अगर हम जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है अगर वो फुलर यूटिलाइज होते हैं और इकॉनमी में AD = AS और S = I होता है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है और सेविंग्स = इन्वेस्टमेंट है, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब एक इकॉनमी में अगर हम अपने रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज नहीं करते हैं और देन उसके बावजूद AD = AS और S = I होता है तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा अगर लोग अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड हैं, यानी उनको जॉब तो ऑफ़र किया जा रहा है, नौकरियां मिल रही हैं, बट वो प्रेजेंट वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से वो जॉब नहीं लेना चाहते, तो वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिएगा इसमें जो पर्सन है वो प्रेजेंट वेज रेट पे काम तो करना चाहता है बट उसको जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जाके हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें ताकि हम लोगों को थोड़ा सा एप्रिशिएशन मिल सके। चैनल पे फर्स्ट टाइम नए हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उसका आप बेनिफिट ले सकें। और आप इसे अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस हैंड रिटन नोट्स का बेनिफिट ले सकें और अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।